नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी। कैबिनेट में सिंचाई, शिक्षा, किसानों, ऊर्जा और आबकारी नीति से जुड़े कई प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजगढ़ जिले की सरहनपुर तहसील में 600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिससे 11,022 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना के लिए 115 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें 5,700 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी। वहीं बरेली क्षेत्र में 386 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई और जल सुविधा का कार्य होंगे, जिसमें 20,000 किसानों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2025-26 को भी मंजूरी दी। इस नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें बंद की जाएगी और स्कूल, कॉलेज, मंदिर व हाईवे से शराब दुकानों की दूरी बढ़ाकर 150 मीटर कर दी गई है। इसके साथ ही पहली बार लो अल्कोहल बार नई श्रेणी शुरू की गई है, जहां केवल बियर और वाइन परोसी जाएगी। शराब की दुकानों पर POS मशीन अनिवार्य की गई है और आवंटन मूल्यों में 20% वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए 322 करोड़ रुपए शिक्षकों की क्रोमोन्नति के लिए मंजूर किए गए, जिससे 3.5 लाख शिक्षकों को हर महीने 3 से 5,000 रुपये का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सोलर नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे कम टैरिफ पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ग्वालियर और उज्जैन में वाहन मेलों पर 50% छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हुई है। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना 396.21 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। खकनार तहसील के 26 गांवों की 11,040 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, जिसमें 10,400 कृषक परिवारों को लाभ होगा। इसी के साथ सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना जो रायसेन जिले की है, इसमें 115.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 20 गांवों की 5,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, इसमें 3,100 कृषकों को लाभ मिलेगा। रायसेन जिले की ही बरेली तहसील की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना की लागत 386.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। खगनार तहसील के 36 गांवों की 15,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के 20,000 किसानों को सीधे इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी तीनों परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। आबकारी नीति के निर्धारण हेतु मंत्रिपरिषद समिति के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। रामचरण गौतम स्वर्गीय सहायक उप निरीक्षक को ड्यूटी के दौरान दुखद मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए के श्रद्धा निधि कैबिनेट ने मंजूर की। स्वर्गीय श्री रामचरण गौतम सहायक उप निरीक्षक ASI थे। 10 लाख रुपए मिले थे, 10 लाख रुपए मिल चुके थे। बाकी घोषणा थी, अब ये 1 करोड़ इनको पूरा मिलेगा। संदीपनी विद्यालय योजना के तहत द्वितीय चरण हेतु 200 सर्व सुविधा संपन्न संदीपनी विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और
इसमें लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसको मिला के जो पहले लगभग 275 विद्यालयों की स्वीकृति हुई थी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 200 और विद्यालयों की होगा। इसमें लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए प्रति विद्यालय खर्च होगा। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग की स्वीकृति हुई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी निर्णय है। ये ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रय महोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय कर पर मोटरयान कर में 50% की छूट की स्वीकृति की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी। मंत्रिपरिषद द्वारा शीघ्रस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना लगभग 1133.67 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश स्पेस टेक 2026 की स्वीकृति हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति का अनुमोदन हुआ है आज। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानीय विश्लेषण एवं डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। आगामी 5 वर्ष में 1000 करोड़ का निवेश और लगभग 8000 का रोजगार सृजन संभावित है। अनुमानित वित्तीय भार 628 करोड़ रुपये। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 स्पेस टेक्नोलॉजी सोलर सेल स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति। सोलर को स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजी अब विकसित हो गई है। चाहे हम उसको बैटरी में स्टोर करें, चाहे हम सोलर पंप के द्वारा लिफ्ट करके और कोई डैम बना के और उसको स्टोरेज करें। और जब पीक आवर्स आता है तो सोलर के द्वारा बनाई गई बिजली को भी हम रात में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नवाचार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें मध्य प्रदेश बहुत सक्रिय है। और आज सोलर से 4 स्टोरेज की 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्टोरेज परियोजना, 6 घंटे 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय की स्टोरेज परियोजना और 200 मेगावाट की सोलर से 24 घंटे ऊर्जा भंडारण की परियोजना की मंजूरी हुई है। ये अलग अलग लोकेशंस में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाएगा। बीडर्स आएंगे, वही इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर जो लोएस्ट टैरिफ पर बिजली देगा, जैसे मुरैना परियोजना का आपको ध्यान होगा, ₹2.25 में टैरिफ जो L1 होगा उसको वो प्रोजेक्ट अवार्ड होगा। फिर वो बना के और बिजली को हमारी डिमांड के हिसाब से वो पीक आवर्स में हमको सप्लाई करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है। ANI के एक सवाल के जवाब में सेना प्रमुख पाकिस्तान की एक बड़ी गलती का खुलासा किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया है कि करीब 13 या 14 अगस्त को पाकिस्तान ने गलती से लगभग 150 लोगों की एक सूची सार्वजनिक कर दी थी, जिससे बाद में हटा लिया गया। भारतीय एजेंसियों ने इस सूची का विश्लेषण किया, जिसमें सामने आया कि इसमें से करीब 100 लोग जम्मू कश्मीर सेक्टर में LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग के दौरान मारे गए थे। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी की भूमिका और अधिक अहम हो गई है। हालांकि ड्रोन पहले भी सैन्य अभियानों का हिस्सा थे, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद उनके इस्तेमाल में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जी, आप सही बोल रहे हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि तकरीबन उन्होंने गलती से एक बार, मुझे याद है 13 या 14 अगस्त के आसपास उन्होंने गलती से 150 लोगों की लिस्ट निकाली थी
और जिसको हमने एनालाइज किया बाद में उन्होंने उसको वापस पुल आउट कर लिया था, उसमें 100 लोग जो तकरीबन हमारे अंदाज से थे, वो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फायरिंग हुई थी या IBJN के सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी उससे खत्म हुए थे। जहां तक आपने फोर्स स्ट्रक्चर की बात की, फोर्स स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा कि ड्रोन पहले भी अहम रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ऑफ सिंदूर के बाद इस चीज को पूरा एक मेजर एक्सेलरेशन मिला। क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे? हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे। इनको हमने काफी कुछ तक वैलिडेशन किया था, इसको डेजर्ट टेरेन में किया था, हाई एल्टीट्यूड टेरेन में किया था, तो वैलिडेशन चल रहा था। लेकिन चूंकि ऑफ सिंदूर ऑन है, इसलिए हमें इसको जल्दबाजी में और जल्द से जल्द हमने इसको कमीशन करना पड़ा, इसको हमने एक शेप देना पड़ा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या कार्रवाई की, अगर हम इन्फेंट्री बटालियन से शुरू करें तो आप देखेंगे ड्रोन पहले क्या होता था, ड्रोन कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन अगर आपको ड्रोन का इफेक्टिव इस्तेमाल करना है सर्विलेंस के लिए, फोर्स एप्लीकेशन के लिए, एंटी रेडिएशन के लिए, जैमिंग के लिए, लॉटर म्यूनिशन के लिए, या जो काउंटर यूएस इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे नॉन काइनेटिक हो, दोनों के लिए, इन सब के लिए हमें बड़े ऑपरेटर्स चाहिए और इनके लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी स्पेशलिटी की जगह एक सुपर स्पेशलिटी का खिताब जीत चुका है। तो अगर ऐसी बात है तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें जरूरत है कि हम इसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करें। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया वो इन्फेंट्री बटालियन में हमने अश्नी प्लेटून खड़ी की, जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि एक लेवल की क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, तभी वो इसमें जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक हमने भैरव लाइट कमांडो बटालियंस खड़ी की हैं, जो कि हमने आज की तारीख पे 13 भैरव बटालियंस खड़ी की हैं। ये भैरव बटालियन का जो काम है, इनका काम है कि जो घातक प्लेटून होती थी इन्फेंट्री बटालियन में, जो स्पेशल फोर्सेस, इनके बीच का जो एक गैप है, इस गैप को कवर करना विथ मॉडर्न इक्विपमेंट। तो यूएस इक्विपमेंट, काउंटर यूएस इक्विपमेंट, लॉटर म्यूनिशन और भी जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसको लेके एक घातक रोल प्ले करना। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिलरी में। आर्टिलरी में अगर हम बात करें तो एक दिव्यास्त्रा हमने बैटरी बनाई है। दिव्यास्त्रा बैटरी का ये मतलब है कि वो आरटी रेजिमेंट के अंदर रहेगी और वो एक डिव कमांडर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगेन यूएसएन, काउंटर यूएसएन, लॉटर म्यूनिशन के लिए। जो हमारी शक्तिमान रेजिमेंट है, जो अभी हमने 3 खड़ी कर रहे हैं शुरू करने के लिए और बाद में 12 खड़ी करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी रेजिमेंट जो है इसी चीज के लिए रहेगी। इनका जो रेंज रहेगा, शुरू में शायद ये 100 से 400 किलोमीटर रहे, आगे आने वाले दिनों में हम इसको 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर भी इनका दायरा देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो यूनिटें हैं ये आर्मर्ड में भी खड़ी होंगी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी खड़ी होंगी। आपको पता है कि ईडब्ल्यू ब्रिगेड जो है उसमें नॉन काइनेटिक काउंटर यूएस इक्विपमेंट ऑलरेडी आ रहा है और एयर डिफेंस में भी काइनेटिक इक्विपमेंट एयर डिफेंस के लिए आ रहा है। तो ये कुछ छोटे मोटे, मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह का हमने मेजर चेंजेस लाए हैं। और जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी अभी सैंक्शन हो चुका है और ये भी इसमें बदलाव। भारत की वैश्विक कूटनीति में एक और अहम कदम सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने BRICS 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया है। भारत इस बहुपक्षीय मंच की अध्यक्षता करेगा, जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। BRICS समूह की शुरुआत 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई थी, जबकि बाद में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UI और इंडोनेशिया इसके पूर्ण सदस्य बने। इस लॉन्च को भारत द्वारा BRICS सदस्य देशों के बीच आउटरीच, संवाद और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत की BRICS अध्यक्षता का उद्देश्य वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मानवता प्रथम के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत इस जिम्मेदारी को निभाएगा। When the world is also navigating multiple complex challenges,
the call for a reinvigorated, inclusive, and effective multilateral order has never been more urgent. BRICS must commit to a reformed multilateralism that reflects contemporary realities, one where institutions like the United Nations, the WTO, IMF, and the World Bank are representative and inclusive. Founded by BRICS countries, the new Development Bank has emerged as an important instrument of economic cooperation, promoting infrastructure and sustainable development of its member countries. India remains committed to supporting activities and efforts to further strengthen the bank as a credible, responsible, and financially sustainable institution. People-to-people exchanges will always remain an essential component of BRICS and especially of our chairship, with continued emphasis on youth, culture, education, sports, tourism, and academic interactions. And they will all help us to build mutual understanding and further deepen our collaboration. These exchanges contribute to creating a stronger sense of community within BRICS and lay the foundation for long-term cooperation. India views BRICS as a constructive platform for dialogue and development, complementing the broader multilateral system, guided by the principles of mutual respect, sovereign equality, and consensus. India will seek to make its chairship inclusive, practical, people-centered, and outcome-oriented. So let me conclude by saying that I look forward to the cooperation and support of all BRICS members, partner countries, and other stakeholders as we work towards and together during India's President chairship. I count on your support. Once again, I thank you all for joining us today. विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन और जी रामजी कानून 2025 के तहत मनरेगा में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। इसको लेकर हुई प्रेस वार्ता में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा की जगह एक नई और अधिक पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाएगी। नई योजना के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही बुआई और कटाई के मौसम में श्रमिकों को 60 दिन तक कार्य से मुक्त रखा जाएगा। सरकार ने रोजगार को 4 प्राथमिक क्षेत्रों में जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संवर्धन और जलवायु परिवर्तन से निपटने से जोड़ा है। साथ ही काम न मिलने पर मुआवजे और नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्मानों का भी प्रावधान किया गया है। किए इतनी बेहतरी के लिए जिससे जनता का परसेप्शन बदला है। शासन और प्रशासन तंत्र को सीधे सीधे जन कल्याण की योजनाओं को चलाने और हर प्रकार से अच्छे से अच्छा करने का प्रयास हुआ। उसी श्रृंखला में ग्रामीण क्षेत्र का संतुलित विकास हो, ऑर्गेनाइज्ड विकास हो और वो हमारे गांव का विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो मनरेगा का स्थान ले रहा है। जी राम जी विधेयक 2025 विकसित भारत 2047 के साथ संयोजित एक नई संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। नया कानून मनरेगा में बड़े सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को बढ़ाते हुए संरचनात्मक कमियों को दुरुस्त करेगा। इसमें विशेष रूप से जो हमारा
श्रमिक वर्ग उसको अभी तक 100 दिन का काम देने की बात कही गई थी मनरेगा में, उसके स्थान पर अब 125 दिन साल में काम मिलेगा। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि लोग ये कहते थे कि जिस समय कटाई और बुआई का सीजन होता है उस समय लेबर नहीं मिलती, तो इस बिल में ये भी व्यवस्था की गई है कि 60 दिन तक, जब पीक कटाई का सीजन हो या पीक बुआई का सीजन हो, तो वो 60 दिन तक एग्जेम्प्ट रहेंगे, अर्थात उन 60 दिन में उनको काम से छुट्टी रहेगी और वो लोग जो श्रमिक वर्ग है ग्रामीण क्षेत्र में, वो कटाई और बुआई अपने आराम से लोगों की अपेक्षा के अनुसार जैसी जिसकी अपेक्षा हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। रोजगार सृजन को निम्न 4 प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि जो व्यवस्था नई आई है उसमें वो क्या क्या किसके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे बड़ा फोकस ये होगा कि जल सुरक्षा और जल संरक्षण। दूसरा है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम, नाली, खवंजा, पुलिया, सड़क, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम। इसके अलावा तीसरा बिंदु है आजीविका संवर्धन कार्य, यानी स्किल डेवलपमेंट भी होगा, किसी न किसी रूप में उसको रोजगार युक्त बनाना होगा ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। और चौथा है जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने का कार्य। ये अभी तक जो योजना नहीं थी जिसकी वजह से एक सुनियोजित विकास की तरफ हम बढ़ेंगे, तो ये 4 बिंदुओं पर मनरेगा का काम जो इसमें शांत था, अब इन 4 बिंदुओं पर नई व्यवस्था के साथ इनको फोकस किया जाएगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति या जब भी उसे काम चाहिए तो वो 15 दिन से पहले लिख कर देगा, और अगर काम उसको नहीं मिलता है 30 दिन तक, तो उसको मजदूरी का 1/4 ये कंपनसेशन भी मिलेगा। और 60 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो मजदूरी का 1/2 उसको कंपनसेशन मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसको गारंटी बनाने के लिए, इसकी गारंटी देने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि अगर 30 दिन तक काम न मिले तो 1/4 उसको कंपनसेशन दिया जाएगा मजदूरी का, और अगर 60 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है अगर, तो मजदूरी का 1/2 उसको कंपनसेट किया जाएगा। इसके अलावा कानून जिस प्रकार से गांव की आवश्यकता के अनुरूप गांव पंचायत को यह अधिकार होगा कि वो अपनी योजना बनाए और उस योजना को बना के ब्लॉक में प्रेषित करे, और ब्लॉक को यह होगा कि वो रोज जिले में प्रेषित करे, ताकि हर तरह से यह थ्रेश आउट हो जाए कि किस गांव की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप उस गांव के विकास की गति को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। ये कानून राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर मिशन को समन्वित, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाता है। इससे फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हम्बल टीवी भारत।